बिहार के कुल 38 जिलों में तकरीबन 11 जिलों में ही वन क्षेत्र है। वनों का आवरण 7,305 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है। इन वन क्षेत्रों में संरक्षित और गैर संरक्षित दोनों ही तरह के वन क्षेत्र हैं। वन क्षेत्रों का बारीकी से मुआयना करने पर पता चलता है कि यहाँ वनोपजों की अलग अलग किस्मों की भरमार है। कई किस्में तो ऐसी हैं जिनसे लोग वाकिफ तक नहीं हैं। संरक्षित वन क्षेत्रों में वनोपज का संग्रहण तो दूर, घास काटने, मवेशी चराने और पेड़ की टूटी टहनी तक उठाने की मनाही होती है, लेकिन गैर संरक्षित वन क्षेत्र में इन सब की छूट रहती है। अगर इन वनोपजों का ईमानदारी पूर्वक संरक्षण और संग्रहण किया जाए तो वनवासियों और राज्य की उन्नति में ये अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इन वनोपजों के संग्रहण के लिए 1976 में बिहार राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई, जो संयुक्त बिहार, जिसमें झारखंड भी शामिल था, के वनों का विकास और वनोपजों का संग्रहण और विपणन करता था। लेकिन 2002 में बिहार के बंटवारे के बाद निगम का काम बंद हो गया। केंद्र सरकार के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार गैर संरक्षित वन क्षेत्रों के सभी वनोपजों पर पंचायत का अधिकार हो गया। 2013 में बिहार वानिकी विकास निगम का गठन किया गया, जो वनोपजों के संग्रहण, भंडारण और विपणन के लिए पंचायत का एकमात्र अधिकृत एजेंसी बना। 1976 में से प्रारंभ हुआ, तो उसके अंदर में पहले पलामू, अब झारखंड में चाईबासा, पश्चिमी चंपारण, ये सब उसमें वो प्लांटेशन, फॉरेस्ट एक्टिविटीज, ऑल फॉरेस्ट एक्टिविटीज भी करते थे। साथ साथ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लोगों वन पदार्थ जो भी है उसका संग्रहण, भंडारण एवं विपणन कार्य किया जाता। और बिहार झारखंड अलग होने के बाद 2002 में अलग होने के बाद ये निगम के बाद पंचायतों को वनाधिकार देने के बाद से निगम के पास कोई कार्य समय नहीं था। बाद में पंचायती राज का एकमात्र अभिकर्ता के रूप में इनका चयन हुआ। 2013 में इनका प्रारंभ किया गया। बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड से गठन किया गया। अभी वर्तमान में ये तेंदुपत्ती का इस संग्रहण, भंडारण एवं विपणन का कार्य क्रेताओं के माध्यम से कर रहा है पूरे बिहार में। है जिस पंचायत के एकमात्र अभिकर्ता के रूप। पहले तो आंवला जमा होता था, करण जमा होता था, साल सीट जमा होता था, हरे बहरे जमा होता था, महुआ डोरी कोयना जमा होता था, मगर आजकल ये सब और कुछ नहीं है, केवल बीज पत्ता ही है। हर साल विपणन से प्राप्त राजस्व की 90% राशि वनों के विकास के लिए वन विकास समिति को और शेष 10% राशि पंचायत को दी जाती है। पंचायत की ओर से हर साल उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद ही अगले साल के लिए राशि निर्गत की जाती है। बिहार वानिकी विकास निगम वनोपज का संग्रहण करते समय यह ध्यान में रखते हैं कि संग्रहण गैर संरक्षित वनों में हो। संग्रहण के दौरान वन एवं वन प्राणी सुरक्षित रहें, हर साल मिले और आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वनोपजों में तेंदु यानी केंदू पत्ता का भी संग्रहण निगम के द्वारा कराया जाता है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न इन पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने में किया जाता है। वनवासियों के लिए आज भी यह आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मानव दिवस का सृजन होता है। वैसे तो केंदू पत्ता के पेड़ लंबे होते हैं, लेकिन पत्तों की सुविधा पूर्वक तुड़ाई के लिए झाड़ीनुमा पौधों से ही पत्तों की तुड़ाई की जाती है। झाड़ीनुमा पौधों से पत्ते हाथ से ही टूट जाते हैं। वैसे तो इन पौधों में सालों भर पत्ते आते रहते हैं, लेकिन पतझड़ के महीने में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और अप्रैल से नए पत्ते निकलने लगते हैं। शुरू में ये पत्ते कोमल और लाल रंग के होते हैं, जो पकने के बाद हरे रंग के हो जाते हैं। मई से जुलाई यानी मानसून की दस्तक से पहले तक इन्हीं नए पत्तों की तुड़ाई की जाती है और निगम द्वारा भी यही समय केंदू पत्तों की तुड़ाई का समय दिया जाता है।
तुड़ाई, संग्रहण और भंडारण के लिए बिहार वानिकी विकास निगम ने राज्य के गैर संरक्षित वन क्षेत्रों को 5 रेंज बांका, नवादा, गया, शेरघाटी और भभुआ में बांटा है। केंदुपत्ता की तुड़ाई, संग्रहण और भंडारण के लिए फॉरवर्ड बेस ऑक्शन ई प्रो के नाम से ई निविदा के जरिए ठेकेदार का चयन किया जाता है। इसके लिए लॉट वाइज टेंडर निकाले जाते हैं। हर साल नवंबर में अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं। टेंडर में भाग लेने वालों को सबसे पहले निगम में पंजीकरण कराना होता है। टेंडर में प्रत्येक लॉट के लिए आय उच्चतम कीमत को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक लॉट के लिए उच्चतम कीमत के ऊपर ई ऑक्शन द्वारा ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। ई ऑक्शन में उच्चतम बोली को ही माना जाता है। इसके बाद निगम की ओर से रिजर्व वैल्यू जो गोपनीय होता है, उससे अधिकतम बोली होने पर ही लॉट का आवंटन किया जाता है और इसकी सूचना उच्चतम बोली लगाने वाले क्रेता को दे दी जाती है। रिजर्व वैल्यू से कम होने पर टेंडर को रद्द कर दिया जाता है और फिर से टेंडर निकाला जाता है। टेंडर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होती है। टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए निगम द्वारा बोली लगाने वाले ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया और ई ऑक्शन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सफल क्रेता को 1 सप्ताह के भीतर स्वीकृति आदेश भेजा जाता है, जिसमें अर्नेस्ट मनी को मिलाकर अंतिम बोली की 30% राशि 10 दिन के अंदर जमा करने को कहा जाता है। इसी राशि को सिक्योरिटी अमाउंट कहा जाता है। केंदुपत्ता की तुड़ाई से पहले क्रेता को अनिवार्य रूप से निगम में गोदाम का पंजीयन और बीमा कराना होता है। पत्तों की तुड़ाई के बाद क्रेता को हर महीने पर्यवेक्षण शुल्क देना पड़ता है। 1000 मानक बोरे तक 2 रुपए प्रति बोरा और 1000 से अधिक होने पर एक मुश्त 2000 रुपए बतौर शुल्क देना होता है। क्रेता को निगम को 3 किस्तों अगस्त में 30%, नवंबर में 30% और फरवरी में 40% राशि का भुगतान करना होता है। जितना राशि जमा करता है उतना का ही डीओ यानी डिलीवरी ऑर्डर दिया जाता है। जितने का डीओ होता है उतना ही बीड़ी पत्ता ठेकेदार बेच सकता है। अंतिम भुगतान में सिक्योरिटी अमाउंट की राशि समायोजित कर दी जाती है। इसके अलावा क्रेता को 18% जीएसटी, 5% आयकर और 1% सेस भी देना होता है। अंतिम भुगतान के बाद निगम गोदाम से अपना दावा हटा लेता है और अपना ताला खोल लेता है। इस साल केंदुपत्ता की तुड़ाई, छटाई, कस्सी, संग्रहण और भंडारण के लिए 2.25 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें पत्ता तोड़ने वाले, जिन्हें हम प्राथमिक संग्रहणकर्ता बोलते हैं, कस्सी करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, गोदाम में भंडारण करने वाले लोग शामिल हैं। इस साल मात्र 2 महीने में 1,51,587 मानव दिवस का सृजन हुआ। जितना मानव दिवस पत्ता संग्रहण में सृजित होता है, उससे कहीं ज्यादा मानव दिवस संग्रहित पत्तों के विपणन, उससे बीड़ी उत्पादन और बीड़ी के विपणन में सृजित होता है। जहां केंदुपत्ता का संग्रहण वन क्षेत्रों में ही और केवल 2 महीने में ही किया जाता है, वहीं बीड़ी बनाने का काम सालों भर और घर घर में वन क्षेत्र के अलावा दूर दराज इलाके में भी होता है। चूंकि 100% बीड़ी हाथ से ही बनता है, मशीन से नहीं, इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना मानव दिवस का रोजगार केंदुपत्ता से सृजित होता है। मालूम हो, बिहार वानिकी विकास निगम टेंडर की प्रक्रिया से पहले ही मानव दिवस का लक्ष्य तय कर लेता है। पत्ता तोड़ने वाले, जिनको हम प्राथमिक संग्रहणकर्ता कहते हैं, की मजदूरी भी श्रम आयुक्त न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित कर देते हैं। आर्थिक नजरिए से देखें तो केंदु पत्तों की क्वालिटी काफी मायने रखती है। अगर पत्ते बेहतर क्वालिटी के होते हैं तो उनकी कीमत भी अच्छी मिलती है। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे हम राज्य के पूरब से पश्चिम दिशा के वन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, केंदु के पत्तों की गुणवत्ता बढ़ती जाती है।
कैमूर के वन क्षेत्रों के पत्तों की क्वालिटी बांका के पत्तों की क्वालिटी से काफी बेहतर होती है। कैमूर का केंदू पत्ता और बांका के पत्तों की कीमत में कई गुना का अंतर होता है। साधारण और निम्न गुणवत्ता वाले पत्ते मोटे और रोएदार होते हैं, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले पत्ते मुलायम और पतले होते हैं। बांका, जमुई, गया, नवादा और कैमूर के प्राकृतिक वन क्षेत्रों में केंदू पत्ता के पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं। क्रेता यानी ठेकेदार की निगरानी में वनवासी महिलाएं व पुरुष, जिन्हें प्राथमिक संग्रहणकर्ता कहा जाता है, सुबह सुबह ठंडे पहर में वनों में पत्ते तोड़ने चले जाते हैं। तुड़ाई के बाद पत्तों को कंधे से बंधे थैले या बोरियों में बटोरा जाता है। जब दिन गर्म होने लगता है तब वे लोग जंगल से घर लौट जाते हैं। लौटने के बाद पत्तों की छटाई की जाती है। खराब और कीड़े लगे पत्तों को अलग कर 50-50 पत्तों का बंडल यानी पोला तैयार कर उन्हें खजूर की पत्ती या रस्सी से बांधते हैं। तुड़ाई छटाई के बाद दिन ढलते ही केंदू पत्ते के पोलों को फाड़ी यानी खलिहान में ले जाया जाता है। वहां पहले से मौजूद ठेकेदार के मुंशी पोलों की गिनती करते हैं और रजिस्टर में प्राथमिक संग्रहणकर्ता के नाम के आगे पोलों की संख्या अंकित करते हैं। प्राथमिक संग्रहणकर्ता को इसके एवज में निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है। अब आती है पोलों को धूप में सुखाने की बारी। इसके लिए ठेकेदार अपने लॉट में खलिहान बनवाते हैं और खलिहान की ढालदार जमीन पर थाइमेट व गैमेक्सिन पाउडर मिले बालू की परत बिछाया जाता है। प्राथमिक संग्रहणकर्ता ही उन पोलों को खलिहान में सूखने के लिए फैला देते हैं। तेज धूप रही तो कम से कम 2 दिन में और हल्की धूप रही तो 3 से 4 दिनों के बाद जब पोलो का रंग लाल हो जाता है तब पोलो को पलट दिया जाता है, ताकि उसका नीचे का हरा भाग ऊपर और सूखा हुआ लाल भाग नीचे चला जाए। सूखने के दौरान हरे पोलो व लाल पोलों का अंतर साफ दिख जाता है। खास यह कि धूप के संपर्क में आने से पोलो का केवल ऊपर वाला पत्ता ही लाल होता है, अंदर के सारे पत्ते हरे ही रहते हैं। खलिहान की जमीन के ढालनुमा होने के चलते हल्की बारिश होने पर भी पत्तों पर उसका कोई खास असर नहीं होता। सूखने के बाद पोलों को बटोर कर उनकी क्यारी बनाई जाती है। रात होने पर अनुभवी मजदूर, जिन्हें कस्सी कहा जाता है, पोलों पर पानी का हल्का छिड़काव करते हैं और अहले सुबह सूर्योदय से पहले केंदू पत्ता के नमी युक्त पोलों को जूट के बोरे में भरते हैं। पानी का छिड़काव करने से बोरे में भरते समय पत्तों के टूटने का डर नहीं रहता है। एक मानक बोरे में 1000 पोले रखे जाते हैं। इसके बाद केंदू पत्ता से भरे बोरों को खलिहान या आसपास में बने अस्थायी गोदाम में रखा जाता है। बिहार वानिकी विकास निगम के कर्मचारी चालान बनाते हैं, यानी परिवहन अनुज्ञा प्रपत्र फार्म 1, जिसे ट्रांजिट परमिट या TP1 कहते हैं। इसमें बोरों की संख्या, फाड़ी या यूनिट का नाम, लॉट संख्या, निर्गमन तिथि, केंद्रीय गोदाम का नाम, वाहन संख्या और निर्गत करने वाले का हस्ताक्षर अंकित रहता है। फिर बोरों को ट्रैक्टर या अन्य वाहनों से भंडारण के लिए अस्थायी गोदाम में भेजा जाता है। भंडारण से पहले अस्थायी गोदाम में चालान से बोरों की संख्या का मिलान किया जाता है। गोदाम के मजदूर बोरियों की सिलाई खोलकर व अंदर से पोलों को निकालकर नमी चेक करते हैं। नमी रहने पर उन्हें फिर धूप में सुखाया जाता है। नमी खत्म होने और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही बोरियों को दोबारा सिलाई के बाद गोदाम में रखा जाता है। भंडारण से पहले गोदाम की जमीन पर बालू या लकड़ी की बल्ली बिछाई जाती है और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डाली जाती है, ताकि बोरियों को सीलन से बचाया जा सके। बारिश और सीलन से बचाव के लिए गोदाम की दीवारों पर भी प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केंदू पत्ता की तुड़ाई से लेकर भंडारण तक निगम के कर्मचारी सक्रिय रहते हैं। एक तरफ वे
वनवासियों से ठेकेदार का परिचय कराने में सेतु की भूमिका निभाते हैं, तो दूसरी ओर केंदुपत्ता की अवैध तुड़ाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। यदि ठेकेदार द्वारा बिहार वानिकी विकास निगम द्वारा अधिसूचित मात्रा से ज्यादा केंदुपत्ता संग्रहित किया जाता है, तो उस पर क्रेता यानी ठेकेदार का ही अधिकार होता है। इसके एवज में उसे निगम को तय राशि का आधा भुगतान करना होता है। चूंकि माल उठाने से पहले ठेकेदार निगम को पूरी राशि का भुगतान नहीं करता है, इसलिए गोदाम में 2 ताले लगाए जाते हैं। एक ताला ठेकेदार का और दूसरा ताला निगम का होता है। जब ठेकेदार पूरा भुगतान कर देता है, तब निगम द्वारा क्रेता को अंतिम आपूर्ति आदेश यानी डीओ दिया जाता है। क्रेता को अंतिम आपूर्ति आदेश यानी अंतिम डीओ दे देने के बाद निगम अपना ताला हटा देते हैं। समय आने पर केंदुपत्ता की बोरियों को अस्थायी गोदाम से राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यों की फैक्ट्रियों में बीड़ी बनाने के लिए भेजा जाता है। सरहद पार के देशों में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तक केंदुपत्तों की सप्लाई की जाती है। परिवहन अनुज्ञा प्रपत्र यानी ट्रांजिट परमिट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, परिवहन अनुज्ञा प्रपत्र यानी ट्रांजिट परमिट 1 या TP1 का जिक्र पहले हो चुका है। इसे अस्थायी गोदाम या खलिहान से अस्थायी गोदाम तक तेंदुपत्ता ले जाने के समय दिया जाता है। दूसरा, परिवहन अनुज्ञा प्रपत्र 2 यानी ट्रांजिट परमिट 2 या TP2 को राज्य की सीमा के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले तक केंदुपत्ता ले जाने के वक्त दिया जाता है। इस पर गोदाम प्रभारी यानी निगम का फॉरेस्ट गार्ड, निगम का प्रमंडल पदाधिकारी या DM यानी डिविजनल मैनेजर और वाहन चालक का हस्ताक्षर होता है। इसी फॉर्म के पीछे गाड़ी में लदा तेंदुपत्ता के बोरों का विवरण, निकालने वाले गोदाम का नाम व पता, जहां जा रहा है उसका नाम व पता और वहां तक जाने का पूरा रूट होता है। इस पर रेंज के पदाधिकारी यानी रेंजर का हस्ताक्षर होता है। इस प्रपत्र पर भेजने वाले गोदाम का प्रभारी यानी निगम का गार्ड और क्रेता का हस्ताक्षर होता है। तीसरी तरह का परिवहन अनुज्ञा प्रपत्र 4 यानी ट्रांजिट परमिट 4 या TP4 राज्य के बाहर केंदुपत्ता ले जाने वाले वाहन को दिया जाता है। इसमें TP2 की प्रक्रिया को पूरा करते हुए TP2 पर हस्ताक्षर करने वाले सभी लोगों का हस्ताक्षर होता है। पीने वाले भी कम हो रहे हैं। गा का भी चलन हो जाने से बीड़ी का से ऐसे 5 परिवार हैं घर में, तो 5 बना रहे हैं। अब एक आध को बनाते हैं, पहले जैसा नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि गुटखा आदि के चलन और धूम्रपान की बुरे प्रभाव के प्रचार के कारण बीड़ी उद्योग पर बुरा असर हुआ है, लेकिन बीड़ी उद्योग भी प्रचार के काट के लिए निरंतर प्रयास और नए प्रयोग कर रहा है। इसी के तहत यह फिल्टर वाला बीड़ी बनाया जा रहा है। केंदुपत्ता के अलावा गैर संरक्षित वन क्षेत्रों के वनोपज है सहजन, मोरिंगा। औषधीय गुणों से भरपूर वनोपजों में सहजन यानी मोरिंगा की महत्ता को आज नकारा नहीं जा सकता। शारीरिक कमजोरी दूर करने व संक्रमण से बचाव में यह रामबाण साबित हुआ है। जहानाबाद के बराबर के जंगल के बड़े भूभाग में सहजन के पेड़ हैं। जंगल से सहजन के पत्ते लगे डंठल को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। पानी से भरे हौद में धोने के बाद डंठलों को मचान पर रखकर या टांग कर सोलर एयर हीटर से संचालित ड्रायर से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद सहजन की पत्तियों को डंठल से अलग किया जाता है। फिर पत्तियों को मशीन में डालकर पाउडर तैयार करने के बाद प्लास्टिक के जार में पैक किया जाता है। सहजन के डंठलों को भी पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका पशु चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। जहानाबाद के बराबर में भैक वन समिति मोरिंगा के पाउडर का उत्पादन और विपणन कर रहा है। उधर गया की गहलोर वन समिति नीम का तेल भी तैयार कर रही है। मधु।
जंगल में बड़े पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते दिख जाते हैं। मधु उत्पादन के ये प्राकृतिक स्रोत हैं। मधुमक्खियां फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उन्हें छत्तों में जमा करती हैं। वैसे मधु का उत्पादन अब कृत्रिम तरीके से लकड़ी के छोटे छोटे बक्सों में भी होने लगा है। इन बक्सों को फूस या पुआल से बने मचान से ढक दिया जाता है। जंगल में रहने वाले वनवासियों के लिए मधु उत्पादन आज स्वरोजगार का साधन बन चुका है। बहेड़ा, इसके पेड़ ऊंचे और पतले होते हैं। बहेड़ा के पत्तों के बीच गुच्छों में फल लगते हैं। इसके बीज स्वाद में मीठे होते हैं। पेट संबंधी सभी बीमारियों को दूर करने और पाचन शक्ति को दुरुस्त करने में बहेड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के जंगलों में इसके पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत है कि यह सभी प्रकार की मिट्टी में उपज सकता है। त्रिफला के 3 प्रमुख अवयवों में बहेड़ा भी आता है। बांस, धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले बांस के पौधे पर सुखाड़ और बारिश का प्रभाव न के बराबर पड़ता है। जमुई और बांका के जंगलों में बांस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लाठी बांस नाम की एक प्रजाति से वनवासी डंडे तैयार करते हैं। बांस से खेती, किसानी व घरेलू इस्तेमाल के सामान बनाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन के साथ साथ शादी ब्याह के लिए भी जरूरी खास प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। तरह तरह के सजावटी सामान, फर्नीचर व जाली बनाने में भी बांस का इस्तेमाल किया जाता है। चिरैता, चर्म रोग की रामबाण औषधि है चिरैता। स्वाद में कड़वा होना ही इसका सबसे बड़ा गुणधर्म है। चिरैता के पौधे घने जंगलों के बीच पाए जाते हैं। बिहार के जंगलों में चिरैता के पौधों की भरमार है। इसकी 2 वैरायटी होती है, चिरैता और कालमेघ। तासीर ठंडी होने के कारण गर्मी के मौसम में इसका उपयोग किया जाता है। यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में भी इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। खजूर पत्ता, वनोपजों में खजूर के पेड़ का भी अहम स्थान है। इसके पेड़ लंबे होते हैं। खजूर के पत्तों को तोड़ने के लिए वनवासी हंसुआ लगे बांस की लग्गी का इस्तेमाल करते हैं। पत्तों को तोड़ने और संग्रहण के बाद उसे लोहे की कील या कमाची से बनी कंघी से खजूर के पत्तों को चीरा जाता है। फिर उन पत्तों को सूखने के लिए धूप में डाला जाता है। अंतिम चरण में खजूर के सूखे पत्तों से झाड़ू का निर्माण किया जाता है, जिसे वनवासी बाजार में बेच देते हैं। महुलान पत्ता, पत्तल और दोने बनाने में महुलान के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वनवासी महिलाएं जंगल से पत्ते तोड़कर लाती हैं। इसके पत्ते पान के हरे पत्तों जैसे पर आकार में काफी बड़े होते हैं। मुलायम होने के चलते ग्रामीण इलाकों में आयोजनों के मौके पर महुलान के पत्तों में भोज कराना प्रतिष्ठा का विषय समझा जाता है। हालांकि महुलान से बने पत्तल सखुआ के पत्तों की तरह टिकाऊ नहीं होते। ये 10 से 12 दिनों के बाद खराब हो जाते हैं। साल पत्ता, सखुआ के पत्तों को ही साल पत्ता कहा जाता है। वनवासी लोग पहले जंगल से पत्ते तोड़कर या चुनकर लाते हैं, फिर पत्तों को बांस या खजूर की सीक से जोड़कर पत्तल बनाते हैं। अलग अलग आयोजनों में साल पत्ता से बने पत्तलों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं। इस गुण के चलते पत्तलों के भंडारण में भी कोई समस्या नहीं आती। महुआ, महुआ के फूल गर्मियों में आते हैं, जो पकने के बाद टपक जाते हैं। वनवासी इन्हें जमा करते हैं और विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इससे तरह तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। महुआ को सुखाकर इसका भंडारण भी किया जाता है। महुआ का फूल कई औषधीय गुणों से भरा होता है। इसे गरीबों का किशमिश भी कहा जाता है। यह पशुओं को खिलाने के काम में भी लाया जाता है। कोयनी, महुआ के पेड़ में फूल के अलावा फल भी होता है। फूल नीचे गिर जाता है, जबकि फल पेड़ पर ही रह जाता है।
फलों को जांता में या पत्थर से तोड़कर निकाले गए बीज को दाल या कोयनी कहते हैं। इससे तेल निकाला जाता है जो काफी स्वास्थ्य वर्धक होता है। कोयनी के तेल का इस्तेमाल भोजन और पकवान बनाने में भी होता है। बीज के बचे अवशेष या खली को जलाने से घर में सांप नहीं आते हैं। पलाश के फूल। पलाश के फूल से हर्बल अबीर तैयार किया जाता है। पलाश के पेड़ आकार में बड़े होते हैं। इसके फूल गहरे नारंगी रंग के होते हैं। फूलों की खूबसूरती देखते बनती है। मान्यता है कि इन फूलों को घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुभ माने जाने वाले पलाश के फूल औषधीय गुणों से भी युक्त होते हैं। सखुआ के बीज। सखुआ के पेड़ से पत्ते लगे बीज खुद ब खुद गिरते रहते हैं। धूप में सुखाने के बाद पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद बीजों को जलाया जाता है। सखुआ के बीज यानी साल सीड के मक्खन से चॉकलेट बनाया जाता है। सखुआ के बीज का इस्तेमाल महंगे साबुन बनाने में भी किया जाता है। यह काफी महंगे होते हैं और बाजार में काफी मांग रहती है। सावई घास। घास की एक प्रजाति है सावई, जो जंगलों में पाई जाती है। रस्सी बनाने के अलावा इससे खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट भी बनाए जाते हैं। गया की इको डेवलपमेंट कमेटी सावे हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयासरत है। सतावर। घने जंगल में पाए जाते हैं सतावर यानी शतावरी के छोटे छोटे पौधे। इनको जड़ समेत उखाड़ा जाता है क्योंकि इनकी जड़ों में औषधीय तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सतावर को 100 जड़ों वाली बूटी भी कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को सतावर के सेवन की सलाह दी जाती है। दुधारू पशुओं के दूध उतारने में भी यह काफी मददगार होता है। इसकी जड़ का पानी खाली पेट पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। सिंदूर। सिंदूर के फल इतने सुंदर होते हैं कि एक बार देखने के बाद आपकी आंखें उन पर ही टिक जाएंगी। जंगल में सिंदूर के पौधों पर गुच्छों में फल लगते हैं। इन फलों के अंदर लाल रंग के बीज पाए जाते हैं। असली सिंदूर इसी बीज को पीसकर तैयार किया जाता है, जिससे सुहागन महिलाएं अपनी मांग भरती हैं। इस सिंदूर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उच्च श्रेणी की लिपस्टिक और हेयर डाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आंवला। धात्री फल कहे जाने वाले आंवले के पेड़ का इतना महत्व है कि इसकी पूजा की जाती है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। विटामिन सी से भरपूर आंवले के फल से अचार, मुरब्बा, चटनी और जूस तैयार किया जाता है। त्रिफला के 3 प्रमुख अवयवों में आंवला भी आता है। केंद फल। केंदू पत्ता के बड़े पेड़ों में ही मीठे केंद फल पाए जाते हैं। गर्मी शुरू होते ही ये पकने लगते हैं। देखने में टमाटर जैसे पर उनसे छोटे होते हैं। ये स्वाद में अनूठे और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। केंद फल को जंगल का मेवा भी कहा जाता है। इस फल को सुखाकर भी उपयोग में लाया जाता है। लोग इस फल को जंगलों से तोड़ कर लाते हैं और बाजार में बेच भी देते हैं। चिरौंजी। जंगल में पेड़ से फलों को तोड़ने के बाद उसके अंदर से बीज निकाला जाता है, जिसे चिरौंजी कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों में उपयोग होने वाले चिरौंजी के फल छोटे छोटे होते हैं। चिरौंजी को पियार के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में जबरदस्त मांग के कारण यह काफी महंगा बिकता है। सच पूछा जाए तो प्रकृति मनुष्यों के उपयोग के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान करती है, जिसे हम जंगलों से ले सकते हैं। लेकिन इन चीजों का संग्रहण विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, जिससे जंगल और प्रकृति को नुकसान न हो। तभी जंगल, प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन संभव है, जो जरूरी भी है।